क्या किसी हत्या का सच 36 साल बाद भी सामने आ सकता है? क्या आतंक के उस दौर में दफन कर दिए गए सबूत आज भी किसी को कटघरे तक पहुंचा सकते हैं? और क्या एक ऐसी बेटी जिसके साथ हुई दरिंदगी ने पूरे कश्मीर को दहला दिया था, उसे आखिरकार न्याय मिलने की उम्मीद जगी है? साल 1990 कश्मीर का वो दौर जब सिर्फ घाटी गोलियों की आवाज से नहीं बल्कि डर, धमकियों और खामोशी से भी कांप रही थी। एक एक कर चुन चुन कर लोगों की हत्याएं हो रही थी। हजारों सालों से कश्मीर में रह रहे कश्मीरी पंडित अपने ही घरों में खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे थे। बहुत से परिवार रातों रात अपना सब कुछ छोड़कर घाटी से निकल रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपने घर, अपनी नौकरी और अपने कर्तव्य को छोड़ने से इनकार कर दिया, अपने पूर्वजों के घर को छोड़ने से इनकार कर दिया। उनमें से एक थी 27 साल की स्टाफ नर्स सरला भट्ट। सरला भट्ट अनंतनाग की रहने वाली थी और श्रीनगर स्थित शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी SKIMS में स्टाफ नर्स के तौर पर काम करती थी। जब घाटी से बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे थे, तब भी सरला भट्ट ने अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी। उनके कई साथी जा चुके थे, लेकिन उन्होंने अस्पताल में रहकर मरीजों की सेवा जारी रखने का फैसला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें कई बार धमकियां मिली, नौकरी छोड़ने के लिए कहा गया, घाटी छोड़ देने की चेतावनी दी गई, लेकिन सरला भट्ट झुकी नहीं। उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि उनका यही फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा और आखिरी फैसला साबित होगा। सालों तक यही माना जाता रहा कि 14 अप्रैल 1990 को उन्हें उनके हॉस्टल से अगवा किया गया था और कई दिनों बाद उनका शव बरामद हुआ। लेकिन अब 2026 में दाखिल हुई जम्मू कश्मीर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी SIA की 737 पन्नों की चार्जशीट इस घटनाक्रम की नई तस्वीर पेश करती है। SIA की चार्जशीट के अनुसार 18 अप्रैल 1990 की दोपहर करीब 2:30 बजे सरला भट्ट को आखिरी बार SKIMS परिसर में जीवित देखा गया था। जांच एजेंसी का दावा है इसके बाद जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF से जुड़े आतंकियों ने उनका अपहरण कर लिया। चार्जशीट के मुताबिक प्रत्यक्षदर्शियों और संरक्षित गवाहों ने बयान दिया कि सरला को बुजपोरा क्रॉसिंग के पास आरोपियों के साथ देखा गया। इसके बाद उन्हें इलाहीबाग और लाल बाजार इलाके की तरफ से ले जाया गया, जहां उनके साथ बर्बरता की गई। सरला भट्ट के साथ जो हुआ उसे शब्दों में बयां करना भी आसान नहीं है। सालों से इस मामले से जुड़ी रिपोर्ट्स में ये आरोप सामने आता रहा कि उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया, उन्हें बुरी तरह प्रताड़ित किया गया और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। उस समय उनके शव के पास एक नोट भी मिला जिसमें उन्हें पुलिस मुखबिर बताया गया था। लेकिन अब SIA की चार्जशीट एक और बड़ा दावा करती है। जांच एजेंसी का कहना है कि सरला भट्ट को पुलिस मुखबिर बताने का आरोप पूरी तरह झूठा था। चार्जशीट के अनुसार ये सिर्फ उनकी हत्या को सही ठहराने के लिए गढ़ी गई एक कहानी थी। जांच एजेंसी का दावा है कि सरला की हत्या कोई व्यक्तिगत घटना नहीं बल्कि कश्मीरी पंडित समुदाय में डर फैलाने और उन्हें घाटी छोड़ने पर मजबूर करने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। लेकिन सवाल ये आखिर सरला भट्ट ही निशाने पर क्यों आई? NDTV की रिपोर्ट्स के अनुसार जांच में सामने आया है कि उस समय SKIMS अस्पताल में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में घायल हुए कई JKLF आतंकी इलाज के लिए लाए जाते थे। सरला एक नर्स होने के नाते अस्पताल में मौजूद रहती थीं। चार्जशीट के अनुसार 8 अप्रैल 1990 को जम्मू कश्मीर पुलिस ने नारवारा इलाके में एक छापेमारी की थी। इस कार्रवाई में कई आतंकियों को पकड़ा गया था, जबकि उस समय मौजूद यासिन मलिक वहां से घायल अवस्था में भाग निकला। SIA का आरोप है कि इसके बाद संगठन के भीतर ये शक पैदा हुआ कि पुलिस को सूचना किसी कश्मीरी पंडित नर्स ने दी होगी। जांच एजेंसी का कहना है कि बिना किसी ठोस सबूत के सरला भट्ट को निशाना बनाया गया था। यानी जांच के मुताबिक उन्हें सिर्फ इसीलिए मार दिया गया क्योंकि उन पर एक झूठा शक किया गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सरला भट्ट की मौत के बाद भी उनका परिवार आतंक के निशाने पर रहा। जब परिवार उनका अंतिम संस्कार करने जा रहा था, तब उन पर भी हमला किया गया। उनके घर को आग लगा दी गई। एक बेटी को खोने का दर्द अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि परिवार अपना घर, अपनी जमीन, अपनी पहचान सब कुछ पीछे छोड़ने पर मजबूर हो गया। ये सिर्फ सरला भट्ट के परिवार की कहानी नहीं थी।
ये उस दौर की कहानी थी जब हजारों कश्मीरी पंडितों ने रातों रात अपने घर छोड़े। वो लोग जिनके पूर्वज सदियों से कश्मीर में रहते आए थे, अचानक शरणार्थी बन गए। किसी ने अपनी जमीन औने पौने दाम में बेच दी, तो किसी की संपत्ति पर कब्जा हो गया। कई लोग सिर्फ जान बचाकर ही निकल सके। साल 2008 में जम्मू कश्मीर पुलिस के एक सर्वे के अनुसार 1989 के बाद आतंकवादियों द्वारा 209 कश्मीरी पंडितों की हत्या दर्ज की गई, जिनमें 109 हत्याएं अकेले 1990 में हुई, ये दावा हुआ। हालांकि कश्मीरी पंडित संगठनों का तो ये भी कहना है कि वास्तविक संख्या इससे भी कहीं अधिक है। इन्हीं मामलों में सरला भट्ट का मामला भी था। घटना के बाद एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन उस समय घाटी में आतंक का ऐसा माहौल था कि गवाह सामने आने को तैयार नहीं थे। पुलिस के पास भी सीमित संसाधन थे। धीरे धीरे ये फाइल दूसरी अनगिनत फाइलों की तरह धूल फेंकने लगी। 35 साल तक ये मामला लगभग ठंडे बस्ते में ही पड़ा रहा। हर साल सरला भट्ट का नाम तो लिया जाता था, लेकिन इंसाफ कहीं दिखाई नहीं देता। सवाल वही था, क्या इतने लंबे वक्त बाद सच तक पहुंचना संभव भी है? क्या गवाह मिलेंगे? क्या सबूत बचेंगे? या फिर ये फाइल भी इतिहास के उन पन्नों में दफन हो जाएगी जिनका कभी कोई फैसला नहीं हो पाता? साल 2017 में इस मामले को लेकर उम्मीद जगी थी। कश्मीर में आतंकवाद के शुरुआती दौर में मारे गए कश्मीरी पंडितों के मामलों की दोबारा जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, लेकिन तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश JS खेहर और न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की पीठ ने ये कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि इन घटनाओं को लगभग 27 साल बीत चुके हैं और इतने लंबे वक्त बाद साक्ष्य मिलना बेहद मुश्किल होगा। इसके बाद 2023 में रूट्स इन कश्मीर नाम की संस्थान ने क्यूरेटिव याचिका दाखिल की। इस बार भी सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार नहीं की। ऐसा लगने लगा कि शायद अब कभी इन मामलों की दोबारा जांच नहीं होगी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के करीब 2 महीने बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व में प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया। सरला भट्ट हत्याकांड की फाइल फिर से खोली गई और जांच जम्मू कश्मीर स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी SIA को सौंप दी गई। इसी के साथ ये संकेत भी दिया गया कि कश्मीरी पंडितों की लंबित हत्याओं के मामलों की भी अब दोबारा जांच की जा सकती है। इसके बाद शुरू हुई ऐसी जांच जिसे आसान नहीं कहा जा सकता। सोचिए, जिन घटनाओं को हुए 3.5 दशक बीत चुके हों, जिनके गवाह अब 70 और 80 साल की उम्र में पहुंच चुके हों, जिन परिवारों ने न्याय व्यवस्था से उम्मीद भी छोड़ दी हो, ऐसे मामलों की जांच आखिर कैसे होगी? लेकिन SIA ने यही कोशिश शुरू की। जांच अधिकारियों ने पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले, अस्पताल से जुड़े दस्तावेज निकाले। उस दौर में SKIMS में काम करने वाली नर्सों का पता लगाया गया। उन पत्रकारों से बातचीत की गई जिन्होंने 1990 में घाटी से रिपोर्टिंग की थी। कई ऐसे गवाहों तक पहुंचने की कोशिश हुई जो सालों से सामने आने से डरते रहे थे। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक इस जांच की निगरानी वरिष्ठ IPS अधिकारी नीतीश कुमार ने की। वहीं 2018 बैच के IPS अधिकारी दिव्या देव ने कई महत्वपूर्ण गवाहों तक पहुंचने और पूरे मामले को दोबारा जोड़ने में अहम भूमिका निभाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच टीम ने कई परिवारों के घर घर जाकर उनका भरोसा जीतने की कोशिश की, ताकि वो इतने सालों बाद भी सामने आकर अपने बयान दर्ज करा सकें। जांच यहाँ नहीं रुकी। टीम ने तिहाड़ जेल जाकर कई बार यासीन मलिक से पूछताछ की। फॉरेंसिक और बैलिस्टिक जांच दोबारा से कराई गई। घटनास्थल से मिले कारतूसों का वैज्ञानिक परीक्षण फिर से कराया गया। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जुटाए गए। इतना ही नहीं, पुराने टेलीविजन इंटरव्यूज को भी जांच का हिस्सा बनाया गया। और फिर 29 जून 2026, करीब 36 साल बाद SIA ने श्रीनगर की विशेष TADA POTA अदालत में 737 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी। यही वो चार्जशीट है जिसने इस पूरे मामले को फिर से राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया। चार्जशीट के अनुसार तत्कालीन JKLF प्रमुख और वर्तमान में एक अन्य आतंकी फंडिंग मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे यासीन मलिक पर सरला भट्ट की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा खुर्शीद अहमद चलूक को वो व्यक्ति बताया गया जिसने कथित तौर पर गोली चलाई। चार्जशीट में अब्दुल हमीद शेख, मोहम्मद यूसुफ सोफी उर्फ इदरिस और गुलाम मोहम्मद टपलू के नाम भी शामिल हैं। इनमें से 3 आरोपियों की मृत्यु तो हो ही चुकी है, जबकि जांच एजेंसी के अनुसार खुर्शीद अहमद चलकू पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में छिपा हुआ है और उसके खिलाफ उद्घोषणा की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। SIA का यह भी दावा है कि घटनास्थल से मिले 3 कारतूसों की फॉरेंसिक बैलिस्टिक जांच में पुष्टि हुई कि तीनों गोलियां एक ही हथियार से चलाई गई थी। जांच एजेंसी का कहना है कि इससे गवाहों के बयान और घटनाक्रम को वैज्ञानिक समर्थन मिला है। चार्जशीट में अपहरण, हत्या, आपराधिक साजिश, गलत तरीके से बंधक बनाना, साक्ष्य मिटाने, TADA और आर्म्स एक्ट समेत कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।
लेकिन शायद इस चार्जशीट की सबसे महत्वपूर्ण बात कोई नाम नहीं बल्कि उसका निष्कर्ष है। एसआईए का दावा है कि सरला भट्ट की हत्या कोई अकेली घटना नहीं थी। जांच एजेंसी के अनुसार ये कश्मीरी पंडित समुदाय में भय फैलाने, उन्हें घाटी छोड़ने पर मजबूर करने के लिए चलाए जा रहे सुनियोजित अभियान का एक हिस्सा थी। यही वजह है कि इस चार्जशीट को सिर्फ एक हत्या के मुकदमे के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि 1990 के दौर की कई अनसुलझी घटनाओं की जांच की दिशा बदलने वाला कदम माना जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई कभी सरला भट्ट को इस चार्जशीट के आधार पर भी इंसाफ मिल पाएगा? और जब इतनी देरी से इंसाफ मिले तो क्या उस इंसाफ के कुछ मायने रह जाते हैं? सरला भट्ट के परिवार वालों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब ये क्या कोई मजाक है? इतने वक्त बाद इंसाफ का कोई मतलब नहीं होता। वहीं जांच से जुड़े कुछ सूत्रों ने मीडिया को ये बताया कि सरला भट्ट मामले में मिले कुछ नए गवाहों और जानकारियों ने कुछ और पुराने मामलों में भी नए सुराग दिए हैं। इनमें न्यायमूर्ति नीलकंठ गंचू, अधिवक्ता टीकालाल टपलू और कवि सर्वानंद कौल प्रेमी की हत्या जैसे मामले भी शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि इन मामलों में आगे की कानूनी प्रक्रिया अभी बाकी है। अब देखना होगा ये कि इस चार्जशीट के बाद इस केस में आगे और क्या होता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।